कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएनएचएम से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन, सीबी नाइट टेक्नीशियन और ब्लड बैंक टेक्नीशियन, साथ साथ में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीएचओ पद को भी लेकर चल रहे हैं। जो फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर है, ये 21 नंबर का लेक्चर है। 19 नंबर, 20 नंबर और 21 नंबर लेक्चर आपका रामबाण प्रश्नों के साथ हम यहाँ पे लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन हम लगातार टेलीग्राम चैनल पे हम क्विज करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते, सीधे आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नों का जो हमारा नंबरिंग है, प्रश्न नंबर 1 है और हम जो प्रश्न यहाँ पे उठाए हैं वो आपके जो एंटी कोगुलेंट है और कलेक्शन सिस्टम है उससे हम यहाँ पे उठाए हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन हमारा है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए हम कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं तो ब्लड को क्लॉट होने के लिए हम एंटी कोगुलेंट का प्रयोग करते हैं, और अगर हम ब्लड बैंक में कलेक्शन कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एंटी कोगुलेंट का उपयोग करते हैं। और हमारे बॉडी में कोई भी कोगुलेशन हो रहा है तो उसको भी हम अगर क्लॉट को रोकना है तो उसे हम एंटी कोगुलेंट का उपयोग करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन सही जाएगा क्या, एंटी कोगुलेंट। ठीक है, अगर एक एग्लूटिनेशन की बात करें तो क्या होता है, जब एंटीबॉडी और एंटीबॉडी जब रिएक्शन करते हैं तो इन केस को क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। जैसे कि आप अगर क्रॉस मैचिंग कर रहे होते हैं या फिर विडाल टेस्ट लगा रहे होते हैं तो इसमें आपका कौन सा प्रक्रिया होता है, एग्लूटिनेशन का होता है। अगर हीमोलिसिस की बात करें तो रेड सेल का टूटना क्या कहलाता है, हेमोलिसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर का है, सबसे अधिक यूज होने वाला एंटी कोगुलेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक यूज होने वाला जो एंटी कोगुलेंट है वो आपका एडीटीए है, क्योंकि अधिकतर जो सीबीसी है, प्लेटलेट है, एसिनोफिल काउंट है, ये सब काउंट हम किसे करते हैं, एडीटीए के द्वारा करते हैं। एडीटीए का पूरा फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डायनेमिन टेट्राएस्टिक एसिड। ठीक है, और इसमें हम दो चीज़ें यूज करते हैं, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, पोटेशियम एंटी कोगुलेंट आपका एडीटीए होता है और क्या होता है, एक सोडियम होता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर अगर पूछेगा तो आ जाएगा एग्जाम में पोटेशियम या सोडियम, तो आप कौन सा लगाएंगे, पोटेशियम लगाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, ब्लड 1 ml के लिए एडीटीए की मात्रा, यानी कि अगर 1 ml आप ब्लड ले रहे हैं तो उसमें आपको एडीटीए की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर 1 ml ब्लड ले रहे हैं तो इसमें 2 मिलीग्राम आपका एडीटीए होना चाहिए, यानी कि इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टिक से आपका कितना होना चाहिए, 2 ml होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इसमें से कौन ब्लड कोगुलेशन होने से रोकता है, बाई चिलेशन मेथड। फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा है कि कोगुलेशन आपका ब्लड का नहीं होने देगा बाई चिलेशन मेथड के द्वारा, तो वो आपका कौन सा होता है, एडीटीए होता है। अगर यहाँ पे बात करें सोडियम साइट्रेट का, तो सोडियम साइट्रेट किस प्रकार से मैकेनिज्म करता है, फ्रेंड्स, से क्या करता है, कैल्शियम आयन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हिपेरिन की बात करें तो हिपेरिन आपका ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है आपकी जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो आप तीनों के बारे में समझ गए होंगे। सोडियम साइट्रेट क्या करेगा, ये कैल्शियम आयन को रिमूव करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एडीटीए क्या करता है, बाई चिलेशन मेथड के द्वारा ये अपना वर्क करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, यूज ऑफ सोडियम साइट्रेट, यानी कि सोडियम साइट्रेट का यूज हम कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सोडियम साइट्रेट का यूज होता है हम ईएसआर और कोगुलेशन स्टडी दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, तो ईएसआर में हम क्या करते हैं, ईएसआर हम वेंट्रो ट्यूब से अगर लगा रहे हैं तो इसका ये मतलब कि ये जो आपका 3.8 ट्राई सोडियम होता है, इसका रेशियो अलग होता है, कोगुलेशन स्टडी में इसका रेशियो अलग होता है। अगर हमारा आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आप समझ गए होंगे कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें G6PD, तो G6PD हम किसके लिए करते हैं, हिपेरिन के एंटी कोगुलेंट के द्वारा G6PD का हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एबीजी गैस को मापने के लिए कौन सा एंटी कोगुलेंट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्टेरियल ब्लड गैस को हम नापने के लिए सबसे ज़्यादा जो एंटी कोगुलेंट प्रयोग होता है वो आपका कौन सा होता है, हिपेरिन होता है। G6PD के लिए भी आपका क्या होता है, हिपेरिन होता है। ठीक है, डबल ऑक्सीडेट फ्रेंड पहले यूज किया जाता था, इसको प्रीफर कर दिया गया किसके जगह पे, एडीटीए की जगह पे। सेम काम करता था। ठीक है, जैसे जो एडीटीए वर्क करता है वही सेम कागज़, लेकिन इसमें कुछ जो आपके क्या कहते हैं उसमें हानिकारक प्रभाव देखने को मिले। प्लेटलेट को ये स्वेलिंग कर देता था, आरबीसी को क्या कर देता था, उसको स्वेलिंग कर देता था। इन केस में हम डबल ऑक्सीडेट को क्या करते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें सोडियम फ्लोराइड की, तो सोडियम फ्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पे ग्लूकोज लेवल होता है आपके यानी शुगर लेवल को नापने में वर्क करता है आपका सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें से कौन पिंक बैकग्राउंड शो करने लगता है, यानी कि ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज है आपके एंटी कोगुलेंट का। तो ऐसा कौन सा एंटी कोगुलेंट है जो पिंक बैकग्राउंड आपकी स्मेयर का शो करता है। इन केस में हम इसका यूज पेरिफेरल स्मेयर में नहीं करते हैं, तो वो आपका जो है हिपेरिन है। क्या है, हिपेरिन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एंटी कोगुलेंट रेड सेल को
कौन सा एंटीकोगुलेंट रेड सेल के ग्लाइकोलिटिक सेल को इनहिबिट करता है। तो फ्रेंड जो आपका यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड होता है वो क्या करता है, आपकी जो ग्लाइकोलिटिक सेल होते हैं इनको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। यानी कि इनके जो नॉर्मल शुगर लेवल है, यानी कि आपके जो ब्लड में आप कलेक्शन किए उस साइड पे जितना भी शुगर होता है उसको वहाँ पे क्या कर देता है, रोक देता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। इन केस में अगर आप दूसरा कोई यहाँ पे अगर एंटीकोगुलेंट लेते हैं तो उसमें आपका जो नॉर्मल जो आपका जैसे ब्लड कलेक्ट किए उसके बाद में उसको कुछ देर के लिए अगर रख देते हैं तो इन केस में आपका जो शुगर होता है वो आपका क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन अगर सोडियम फ्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ग्लाइकोलिटिक सेल होते हैं इनको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ग्रीन टॉप किस एंटीकोगुलेंट का होता है। फ्रेंड्स ग्रीन टॉप आपका किसका होता है, हेपेरिन का होता है। किसका, हेपेरिन का होता है। अगर यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो ये कहीं कहीं पे ब्लैक और कहीं कहीं पे अलग दिया जाता है। बुक में जो होगा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अभी हम यहाँ पे बता देंगे तो आप कहेंगे सर आप ये बता रहे हैं, हमारे बुक में सर ये लिखा हुआ है। EDTA का आपका लेवेंडर कलर का होता है। ठीक है, तो हमारे जो बुक में लिखा है लेवेंडर कलर होता है, लेकिन अगर आप लैब में जाएंगे तो कलर कुछ दूसरा आपको देखने को मिल रहा है। तो इन केस में आप अपने बुक से भाई इसको देख लीजिएगा कि इनका कलर क्या होता है और जो एग्जाम में आइएगा उसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न की। 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है येलो कलर वायल फॉर ब्लड कलेक्शन इट यूज, यानी कि आप येलो कलर का अगर वायल यूज़ करें तो इसका उपयोग क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका हम क्या करते हैं, क्लाट करने के लिए इसको हम उपयोग करते हैं। इसमें एक प्रकार का जेली पाया जाता है, उसके क्या हो जाता है, आपका जो सीरम होता है ऊपर आ जाता है और जो आपके रेड सेल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन कहाँ से किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो आपको फीमोरल आर्टरी से अधिक प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में फीमोरल आर्टरी रहेगा तो आप इसको टिक करिएगा। ठीक है, आर्टेरियल जो कलेक्शन होता है, ठीक है, आपके जो वेन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आर्टेरियल वेन और वीनस वेन। ठीक है, वेनस का कहाँ से करते हैं, वीनस का हम क्या करते हैं, अपने हाथ से जो क्या होते हैं सिफेलिक वेन होते हैं उनसे करते हैं। ठीक है, सिफेलिक वेन और 2 जो नाम है उसको आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, उसके बाद द्वारा हम करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे आर्टेरियल कर रहे हैं तो वो फीमोरल आर्टरी के द्वारा करेंगे। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा SGOT और SGPT का एस्टिमेशन करने के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स अगर आप SGPT SGOT ऐसे प्रकार या प्रोटीन टेस्ट इन सब या क्रेटिनिन का टेस्ट लगा रहे हैं तो इन केस में आपको सीरम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्लाज्मा में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। प्लाज्मा में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता, तो केवल कैल्शियम को छोड़कर और सभी क्लॉटिंग फैक्टर आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। केवल एक जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है कैल्शियम, वो नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको आप गलत करके मत आइएगा। कैल्शियम प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है और सभी क्लॉटिंग फैक्टर आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और सभी जब क्लॉटिंग फैक्टर आपके रिमूव हो जाते हैं तो इन केस में सीरम बन जाता है। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्लड कलेक्ट करने के लिए कौन से गेज का निडल चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप ब्लड कलेक्ट करें तो उसके लिए आप 20 से 22 गेज का निडल नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, और 22 से 24 गेज का यूज अगर निडल का यूज कर रहे हैं इन केस में आप बच्चों का एक कलेक्शन करेंगे। और 16 गेज का यूज निडल कहाँ किया जाता है, आपका ब्लड बैंक में किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हमारा जो लास्ट प्रश्न है 15 नंबर का, ये कह रहा है कि न्यूट्रल एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा है। तो फ्रेंड जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो आपके ह्यूमन के बॉडी के अंदर पाया जाता है वो क्या होता है, हिपैरिन होता है। क्या होता है, हिपैरिन होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जितने 15 प्रश्न थे हमको बता दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और साथ साथ में हमने जो प्रश्न आपसे किया है कि आपका जो वेनस ब्लड होता है वो कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो उस पर जुड़ जाइए। और हम आपका लगातार साथ दे रहे हैं, आपके एग्ज़ाम तक साथ देंगे, तो आप लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।